नमस्कार, जय हिंद। आप सभी भविष्य के भावी अध्यापकों का हार्दिक स्वागत है, तहे दिल से अभिनंदन है। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए संस्कृत में 50 प्रश्न काफ़ी कुछ तय कर देंगे आपके एग्ज़ाम को। जी हाँ, जो क्वेश्चंस आप ध्यान नहीं देते हो या फिर कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेंगे। हर सब्जेक्ट की यहाँ पर व्याख्या कराई जाती है, हर सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर लगाए जाते हैं, प्लस बिना बहुविकल्पी प्रश्नों को भी यहाँ पर कराया जाता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और केवल शिक्षक भर्ती का आपका परिवार है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम, केवल मुद्दा शिक्षक भर्ती, ठीक है ना। इसलिए आपने नंबर 1 बनाया है गुरुजी वर्ल्ड को। अभी तक आपने क्या पढ़ा है हमें नहीं पता है, यहाँ आने के बाद आपको एक सीट जरूर मिलेगी। सभी बहन सभी भाइयों को मेरा जय हिंद, नमस्कार। यहाँ पर क्या है कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शिक्षक परिवार है आपका, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिएगा, अगर हम बात करें कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़, ठीक है ना, घर्षण वायु की रगड़ से उत्पन्न होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो आपको पता है, कुछ दिमाग लगाओ, क्योंकि यहाँ पर विकल्प नहीं दिए हैं। इसलिए नहीं दिए हैं कि आपका दिमाग थोड़ा सा दूरी तय करेगा, सोचेगा, मेहनत करेगा। तो दिमाग को मेहनत कराइए, कसरत कराइएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन होते कितने हैं तो वो हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। ऊष्म व्यंजन की संख्या क्या है। तो दोस्तों, ऊष्म व्यंजन की जब संख्या पूछी जाए तो आपसे आंसर संख्या जब पूछी जाए तो भैया 4 कौन कौन से हैं, सा 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 हा। यहाँ से आपके ये भी बन जाएंगे कि निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, तो इसमें से कोई एक या कोई 2 या फिर कोई चारों आपके दे देगा, ठीक है। तो याद रखना 4 है। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। गुरुजी वर्ल्ड में सभी बहन सभी भाइयों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। प्रत्याहारों की संख्या दोस्तों है 42। आप अपने दिमाग को कसरत कराइए कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है और इन क्वेश्चंस को तय करिएगा। आ ई उ ली और री किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अंक। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर अंतःस्था व्यंजन की संख्या कितनी होती है। अंतःस्था व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। अगर कोई मिसप्रिंट हो जाए तो आप समझ जाना कि क्या है मिसप्रिंट। अगर हम बात करें तो दोस्तों, अंतःस्था कौन कौन से अंतःस्था होते हैं, जल्दी से यहाँ पर कमेंट करेंगे। अंतःस्था, ठीक है। अगर हम बात करें संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, तो डायरेक्ट अगर आंसर देखा जाए तो दोस्तों 3 होते हैं। आपको पता है संधि के, और पूरा पढ़ाया हुआ है संधि वाला चैप्टर, ठीक है। लट लकार से किस काल का बोध होता है या किस काल को कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, वर्तमान काल को। अगर हम यही घुमा के पूछते हैं कि लट लकार किस काल को दर्शाता है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का जो है हो जाएगा आंसर आपका भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर चलते हैं तो संस्कृत में कितने वाच्य होते हैं, अगर पूछ लिया जाए तो संस्कृत में आपके वाच्यों की संख्या होती है 3। कौन कौन से होते हैं, फटाक से कमेंट करें, ठीक है, जल्दी से। क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएं। बोले क्रिया, यहाँ पर हाँ, क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, कारक, ठीक है। तो कारक जो है संबंध रखते हैं क्रिया से। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं, ये एग्जाम में तय करेंगे, क्योंकि ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन और ऐसे नॉर्मल से हम डीप की तरफ जा रहे हैं। संस्कृत में कारक कितने होते हैं, आंसर है आपका 6, और आपको बताया भी है, ठीक है। गुरुजी वर्ल्ड को यहाँ पर आपका परिवार है और इससे ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो आंसर है आपका प्रथमा विभक्ति। मिसप्रिंट हुआ है, परेशान मत होना, ठीक है। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, कर्म कारक में, क्वेश्चन नंबर 13। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, याद रखिएगा, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में और प्रथमा विभक्ति यहाँ पर कर्ता कारक में। बात करें दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 का, तो अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, आंसर है आपका सप्तमी विभक्ति, ठीक है। संप्रदान में कोई बताएगा कौन सी विभक्ति होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या है। अधिकरण कारक का क्वेश्चन नंबर 15, अधिकरण कारक का चिन्ह कारक क्या है, कारक चिन्ह क्या है। तो दोस्तों में पर पे आपको पता है, अच्छी तरीके से बताया है, हिंदी वाले में भी बताया है आपको, है ना, बहुत अच्छे। सभी कैंडिडेट का स्वागत है, वंदे मातरम। और यहाँ पर सभी क्वेश्चंस पर निगाह है हमारी। संप्रदान कारक का चिन्ह लिखिएगा। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, आपको फटाफट बताना है, दिमाग से जोड़ डालो, क्या हो सकता है। फटाफट आपने अपने दिमाग को चलाया तो आंसर क्या पाया, जी हाँ, के लिए को,
यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। हमने पूछा है कि कर्म वाच्य, अगर प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो कर्म वाच्य में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। दोस्तों बिना रुके सुपर फास्ट यहाँ पर आपका रिवीजन संस्कृत का। ऐसे ही हमारे हर सब्जेक्ट रहते हैं। अगर आप नए हैं तो एक बार व्याख्या हमारी देख लिए, कितना बच्चों ने प्यार दिया है पुराने वाले। यहाँ पर 100% रिजल्ट चाहता हूँ शिक्षक भर्ती में। अगर आपने अभी तक क्या किया है मुझे नहीं पता, लेकिन अब आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। कर्म वाच्य में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आंसर केवल सकर्मक। बहुत अच्छे, सभी कैंडिडेट का स्वागत है। केवल सकर्मक जो है कर्म वाच्य में किस प्रकार की क्रियाओं का, सकर्मक। सकर्मक में क्या होता है, कर्म पर ध्यान दिया जाता है। और अकर्मक में क्या होता है, आपको अच्छे से पढ़ाया है, जरा बताएं। भाववाच्य इस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं। किस प्रकार की भाववाच्य किस प्रकार की होते हैं, जी हाँ अकर्मक। मैंने कहा सकर्मक जो होते हैं वो होते हैं कर्मवाच्य, और जो भाववाच्य होते हैं वो अकर्मक होते हैं। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया होती क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल हो जाए, राम सेब खाता है। अब राम क्या खाता है, सेब खाता है। कुछ कर्म पर हुआ, सेब खाता है, ठीक है ना। सेब सेब कुछ कम हो रहा। अब जैसे कह दिया जाए राम हंसता है, ठीक है ना, तो हंसता है इसमें क्या है, राम दौड़ता है, तो ये अकर्मक हो गई। राम सेब खाता है, राम राम जो है क्या कर रहा है, अमरूद खाता है। या फिर राम गीत गाता है, और अगर राम गाता है तो भैया हो जाएगा आपका अकर्मक, और राम गीत गाता है तो हो जाएगा सकर्मक। याद रखना कर्ता और कर्म इन पर ही प्रभाव पड़ता है सकर्मक और अकर्मक का। कर्तव्य वाच्य किस प्रकार की क्रियाओं का वाक्य होते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि कर्म वाच्य केवल सकर्मक हो गए, भाव वाच्य अकर्मक हो गए, तो कर्तव्य वाच्य क्या हो जाएंगे, तो कर्तव्य वाच्य दोस्तों हो जाएंगे सकर्मक अकर्मक दोनों। तो ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन आपके एक साथ आपको बता दिए। ठीक है, यहाँ पर 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है। कोई मिस प्रिंट हो जाता है वर्ड्स में तो आप मैनेज कर लेना, है ना। इतने समझदार हैं आप, अध्यापक बनने वाले हैं हमारे सभी मित्र, सभी बंधु और बहनें। 10 कुमार चरित्र की रचना किसकी है, तो दंडी की से, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला जो अगर हम देखते हैं तो भैया यहाँ पर जो होगा 21वां नंबर, महाभाष्य की रचना किसने की। तो 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा संस्कृत में, तो 21 नंबर जो हो जाएगा आपका पतंजलि ने। ठीक है, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। त्रिपादी महाभाष्य दीपिका की रचना किसने की है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के तो भी फिर क्या करेंगे, तो फिर हम करेंगे भर्तृहरि, ठीक है ना। इसको और भी कुछ लिखा जाता है। सिद्धांत कौमुदी की रचना किसके द्वारा की गई है, बहुत सिंपल है। तो दोस्तों आपके सामने ये आंसर भट्टोजी दीक्षित। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अभिज्ञान शाकुंतलम, सिंपल सा चिंदी सा क्वेश्चन है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की। ठीक है, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है। ये क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस संस्कृत में 2 से 3 पूछ लिए जाते हैं रचना से। लघु सिद्धांत कौमुदी, अभी हमने ऊपर सिद्धांत कौमुदी की बात करी थी, तो लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो साथ ही में सब कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका वरदराज, ठीक है ना। 25 नंबर हो गया आपका। 26 नंबर आपका क्या है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद। लेकिन अगर वेद तो है चलो ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे 27 नंबर में कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सिंपल सा, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। चलो ऋग्वेद पता कर लिया, लेकिन हम जो है चाहते हैं कि इस आंसर का भी जवाब दो कि 28 नंबर में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है। तो इस संस्कृत का क्वेश्चन हो जाएगा ऋग्वेद में ही। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद पहला, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर हम बात करें ऋग्वेद की तो सबसे पुराना वेद, ठीक है। और आपकी बात करें यजुर्वेद की, ये हो जाएगा गद्य पद्य का वेद, ठीक है। अगर हम बात करें सामवेद की, सामवेद, तो ये हमारा हो जाएगा म्यूज़िक वाला, संगीत का वेद। और अगर हम बात करें अथर्ववेद की तो दोस्तों ये हो जाएगा जादू टोने वाला मंत्र, ठीक है। तो गद्य पद्य वाला यजुर्वेद आ जाए, पूछे जाए गद्य पद्य का वेद कौन सा है, यजुर्वेद है, ठीक है। अगर बात करें कि अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद भैया अथर्वा ऋषि ने करी थी, जादू टोने मंत्र इत्यादि जो है उसमें होते हैं। ऋग्वेद आपको पता है, सामवेद क्या है,
मंत्रों का उच्चारण होता है, संगीत का जनक है। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। और संगीत वाला वेद किसे कहा जाता है? सामवेद को। तो सा से सा आप मिला सकते हो। बात करें अगले वेद की, अगले क्वेश्चन की 29। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन थी? दिमाग को चलाओ, दिमाग को चलाओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्यायी आ गया तो अष्टाध्यायी की रचना भी पता होनी चाहिए। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? सिंपल सा चिंदी सा क्वेश्चन है, पाणिनि। ठीक है, 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फटाफट देख लेते हैं। चलते हैं यहाँ पर 31 पर। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, 1% भी मेहनत हमारी सफल लग रही हो, तो नीचे प्यारा सा कमेंट और एक लाइक आप दे दीजिएगा। मत्स्य पुराण, ठीक है ना। और मत्स्य पुराण आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे प्रामाणिक है और प्राचीन भी है। प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? कल्हड़ साहब हैं, कल्हड़ महोदय। और पाणिनि की अष्टाध्यायी। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? आपको संधि वाला चैप्टर अच्छे से देखना है। संधि अगर नहीं पता है तो हिंदी वाले में जाके आप संधि उसको पढ़िएगा। इतना गजब का संधि पढ़ाया है कि 1 मिनट में आप पहचान लोगे कि गुड़ है, यड़ है, या फिर दीर्घ है, या फिर आपकी अयादि है। तो दोस्तों विद्या धन अर्थी, ठीक है ना, क्या हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। जिसमें बड़ी ई की मात्रा आ जाए, बड़ा जो है मात्रा की बात करें तो दीर्घ होता है। मैंने ट्रिक भी बताई है वहाँ पर। आ धन ई मिलकर क्या बनता है? 34। आ धन ई मिलकर बनता है दोस्तों ए, ठीक है, ए बनता है। त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन, यार नॉर्मल सी बात है, कौन सा होगा? इसकी ट्रिक भी बताई थी, समास वाले और संधि वाले दोनों वीडियो आप देखेंगे, हो जाएगा। द्विगु समास हो जाएगा। बात करें अगर संख्यावाचक की तो हमारा हो जाता है द्विगु समास, लेकिन अगर दशानन आ जाता तो दशानन क्या हो जाता? वहाँ पर नहीं होता, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर संस्कृत व्याकरण को क्या कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण को क्या कहा जाता है? 36 नंबर। 36 नंबर क्या हो जाएगा आंसर? माहेश्वर शास्त्र। संस्कृत व्याकरण को माहेश्वर शास्त्र कहा जाता है। माहेश्वर क्या का अर्थ क्या है? 37 नंबर। अगर जल्दी लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके दिमाग को कसरत तो कराएंगे लेकिन आपको शिखर तक पहुंचा देंगे। माहेश्वर का क्या अर्थ है? शिवजी, ठीक है। शिवजी के किससे प्राप्त हुए थे महेश्वर? जल्दी से बताएंगे, कमेंट करें दोस्तों। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? यहाँ पर अभी हमने प्रत्याहार की बात करी थी 42। अब महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। कौन से हैं, याद है किसी को? जी हाँ। मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? छोटी से छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? कसरत कराओ दिमाग को। जी हाँ, बहुत अच्छे। सभी कैंडिडेट, सभी बहनों को, सभी भाइयों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, तो यहाँ पर वर्ड हो जाएगा। छोटी से छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, ठीक है। वर्ड का क्या अर्थ होता है? सिंपल सा चिंदी सा प्रश्न। वर्ड का क्या अर्थ होता है? अक्षर और ध्वनि समाहित होती है, ठीक है, वही होता है हमारा वर्ड। 41, जी हाँ। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए उन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्या स्वर कहते हैं? जी हाँ सर, स्वर कहते हैं। बहुत अच्छे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 42। बहुत फास्टली रिवीजन चल रहा है यहाँ पर, परेशान बिल्कुल मत होना, जितनी भी हो सकता है हमसे होगा, क्योंकि हमें चाहिए एक सरकारी सीट। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से आप बताएं फटाफट। जितना आप लिखेंगे कमेंट में उतना आपको माइंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर ये लाने का मतलब क्या है? मैं तो ऑप्शन भी यहाँ पर रख सकता था 4, जैसे और वीडियो में रखता हूँ, तो एक वीडियो मेरी बिना ऑप्शन की आती है पर डे, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग को कसरत भी करानी है, क्योंकि मेमोरी आपकी फास्ट करनी है हमें। 3 प्रकार के, है ना। भारतवर्ष में देव भाषा किसे कहा जाता है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है जिसका आप पेपर देंगे। भारतवर्ष में देव भाषा किसे कहा जाता है? संस्कृत को। 44। जिस समाज के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो भैया क्या होता है? द्वंद्व होता है क्या? जी हाँ सर, द्वंद्व होता है। अगर पहला पद प्रधान है तो क्या होगा? अव्ययी भाव। जैसे तथागत, जैसे प्रतिदिन, ठीक है ना। जैसे आपसे कुछ पूछ दिया जाए तो पहला पद छोटा होता है उसमें, तो अव्ययी भाव हो जाता है। जिसका दूसरा पद तत्पुरुष हो जाएगा, जिसका कोई पद नहीं वो बहुब्री हो जाता है, ठीक है। अगर जिसका पूछ दिया जाए दोनों पद प्रधान होते हैं वो हो जाता है द्वंद्व, और जिसका पद पहला पद जो है संख्यावाचक होता है वो हो जाता है द्विगु, है ना। समास हो गया। बात करते हैं बहुब्री समास का। कोई एक उदाहरण दीजिए। अब उदाहरण क्या देना है इसमें बहुब्री में? जैसे नीलकंठ हो गया, नीला है कंठ जिसका, शिवजी,
और अगर बहुब्री नीलकंठ में बोल दे कि समास कौन सा है, अगर बहुब्री न दिया हो तो कर्मधारय मारिएगा, और अगर कर्मधारय बहुब्री दोनों दिया हो तो हमेशा बहुब्री मारना, ये गलती मत करना, ठीक है, याद रखना। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ठीक है ना। गणेश जी, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 46 लास्ट ही है, 50 तक क्वेश्चन कराएंगे। प्रतिदिनम में कौन सा समास है, अभी तो बात ही की थी यार। प्रतिदिनम, प्रतिदिन ले लो, उसी से निकाल लो, तो भाई मेरे अव्ययी भाव हो जाता है प्रतिदिनम, प्रतिदिन में, ठीक है, पहला पद प्रधान। शब्दानुशासन किसे कहा जाता है, शब्दानुशासन किसे कहा जाता है? जी हाँ, बहुत अच्छे, सभी कैंडिडेट का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप हैं तभी हम हैं, और हमारी वीडियोज़ आपके प्यार के बदौलत यहाँ पर आती हैं, वरना हमारे अंदर जितनी भी नॉलेज है, हम यहाँ पर दोस्तों हर सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। आप अगर एक भी वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, यूट्यूब पर अगर नंबर 1 ना मिले, क्योंकि आपकी वजह से आज नंबर 1 वीडियो चल रही है, ठीक है। शब्दानुशासन है व्याकरण, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट नहीं होगा तब तक कैसे होगा। अगर यहीं पे आप हमें अगर कुछ अपशब्द बोलेंगे तो दोस्तों जानते हो कि वीडियो नहीं आने वाली है। अगर हम आपको मोटिवेट करते हैं तभी आप पढ़ते हैं कि सर सर को बहुत मोटिवेट करते हैं, इसलिए हमें ये पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों परीक्षा तक आपको मास्टर बना देना है, ठीक है ना। परीक्षा तक आपके दिमाग को मुझे मास्टर बनाना है कि एग्ज़ाम के पहले पूरी तरीके से आप मानसिक तरीके से तैयार हो जाओ। जिस वर्ड संकेत के द्वारा शब्दों के कारक सूचित हैं उसे क्या कहते हैं? विभक्ति, ठीक है, विभक्ति कहते हैं। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? नॉर्मल सा बात है भाई मेरे, देवनागरी से लिया गया है ना, देवनागरी जो भाषा है हमारी। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मुख्य रचयिता कौन है? लास्ट क्वेश्चन है आज का, और यहाँ पर हो जाएगा महेश पाणिनि। क्या आपको कोई डाउट्स है, कोई क्लियर? आपके ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर यहाँ पर हेल्पफुल लगे तो बिल्कुल सर हमें थोड़ा एक कमेंट, एक प्यार भरा कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा। हम आपके आभारी रहेंगे। चैनल से जुड़ने के लिए हर बहन हर भाई को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर आपके शिक्षक बनने तक का सफ़र हमारा जारी रहेगा। अगर आप एक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल होते हैं, एक विद्यालय सरकारी पाते हैं, हमें खुशी होगी, और हम चाहेंगे कि आपकी वो वीडियो जिसमें आप हमारे साथ इंटरव्यू में होंगे शामिल। जी हाँ, हर बच्चा जिसको सरकारी जॉब मिलेगी, इसलिए मेहनत कर लो। हमें पूरा देश देखेगा, आपको पूरा देश देखेगा वीडियोज़ के माध्यम से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।